बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शंस के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4-5 फैक्टर हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे वो किसी भी रिएक्शन के रेट के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके अंदर जी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो बेसिकली नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट दो तरह के हो सकते हैं, आइदर रिएक्टेंट्स कैन बी पोलर और नॉन पोलर, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आइदर रिएक्टेंट्स कैन बी आयनिक और नॉन आयनिक, या कोवलेंट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट ऐसे हैं कि जो कि आयनिक इन नेचर हैं या पोलर इन नेचर हैं, तो उनके रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो फास्ट होंगे डेफिनेटली। ठीक है जी, फ़ौरन से रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो नॉन पोलर है, यानी कि कोवलेंट है, यानी कि नॉन आयनिक हैं, तो इन दैट केस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट को देखकर हम ये आइडिया लगा भी सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसका रेट किस किस्म का होगा, आइदर फास्ट होगा और आइदर स्लो होगा। ठीक है जी। तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी है आयनिक की, तो जब मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलती हैं, यानी कि पहला और सातवां ग्रुप जब मिलते हैं तो हमारे पास सब्सटेंसेस आयनिक बनते हैं, तो आयनिक के रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होते हैं। ठीक है जी। नॉन मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, इसलिए उनके रिएक्शन जो है वो स्लो होते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास सेकंड फैक्टर है जी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, बट डिपेंड्स अपॉन अगेन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स हैं, और फिर उन रिएक्टेंट्स को हम वेरी करके वन बाय वन वेरी करते हुए ये चेक कर सकते हैं कि क्या एक की वेरिएशन से रेट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी। अगर तो सारे रिएक्टेंट्स जितने भी उस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी तब्दीली से रेट के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब है उसके रेट उन सब के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर उनमें से वो किसी एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाकियों की चेंज करने से रेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि रेट सिर्फ उस एक पर डिपेंडेंट है, बाकी पर डिपेंडेंट नहीं। ठीक है जी। बाकियों के वो इंडिपेंडेंट है। समझ आ गई मेरी बात की? ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजन। ठीक है। तो हमने ये देख रहे हैं कि क्या ये जो हमारे पास जो रिएक्शन है ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है। और दूसरी बात ये हमने ये देखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या वो किसी एक रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है या दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम देखें, ज़रा गौर करें, तो हमारे पास टेबल 11.2 मौजूद है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले देखें, हमारे पास NO है, कंसंट्रेशन है उसकी, फिर हमारे पास हाइड्रोजन है, फिर रेट है उसका। पहले तीन जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसमें NO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, उसको हमने तब्दील नहीं किया। वाइल वेरिंग दी हाइड्रोजन जो उसकी हमने क्या उसको हमने वेरी किया है। तो देखें इसकी वेरिएशन से रेट जो है वो क्या कर रहा है जी, इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट है डेफिनेटली, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होने से, उसकी कंसंट्रेशन तब्दील होने से रेट चेंज हो रहा है। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें अगले लास्ट तीन जो हमारे पास हैं NO के हवाले से, वो वेरी हो रहे हैं। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट रखा है। अगेन अगर हम ज़रा गौर करें रेट के ऊपर, तो रेट अगेन इंक्रीज़ हो रहा है। इट्स मीन रेट आल्सो डिपेंड्स अपॉन NO कंसंट्रेशन। इट्स मीन ओवरऑल हम देखें तो रिएक्शन जो है वो दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेट जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें से जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है जी, वो अभी हमने 2 पढ़ ली हैं, बाकी हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट है जिसमें कि इसमें उसने बता दिया कि बेसिकली रेट दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो इस मीन जो रिएक्शन है वो कैसे चलेगा उसने आपको रिएक्शन चला के बताया जी। पहले NOH2 के साथ रिएक्शन करेगी, N2H2O बनेगा। अगले स्टेप में फिर H2O2 जो फार्मेशन हो रही है उसको हाइड्रोजन के साथ दोबारा रिएक्शन को दोबारा वाटर की फार्मेशन हो जाएगी। ठीक है जी। इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके। वेल अगला है जी हमारे पास सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होता है, जितना तेज़ उतना उतना फास्ट होता है। ठीक है, इट्स मीन जितना सरफेस अवेलेबल होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल एक वक्त में उस पर आकर रिएक्ट कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे एक वक्त में उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा डेफिनेटली। इट्स मीन कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया। ठीक है जी। लाइट जो है, लाइट के अंदर फोटोन होते हैं। फोटोन हम जानते हैं कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, तो फोटोन जो हैं या लाइट के फॉल करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो इन दिस वे, और ऐसे रिएक्शंस जो स्पेसिफिकली जो कि लाइट डिपेंडेंट होते हैं, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन लाइट के इंक्रीज़ करने से बढ़ता है और डार्क में वो डिक्रीज़ हो जाता है। वाइल रिवर्स विल बी ट्रू फॉर दोज रिएक्शंस दैट कैन बी कैरिड आउट इन डार्क। ठीक है जी। तो डार्क के अंदर इसका रिवर्स चलेगा। ओके जी।